हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो जनसंख्या चैप्टर है उसके दो जो सब पार्ट्स हैं वो हो गए। एक तो डेंसिटी और दूसरा हो गया था डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, डेंसिटी किस प्रकार से है। आज हम इसमें पढ़ेंगे, इसका सब पार्ट है वो है रूरल अर्बन कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन और लैंग्वेज कंपोजिशन। ठीक है, धार्मिक संरचना कैसी है, मतलब कौन कौन से धर्म की कितनी जनसंख्या रह रही है भारत में, किस राज्य में ज़्यादा है किस में कम, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद भाषा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले गवर्नमेंट की एक स्कीम है 2015 में 2015 में गवर्नमेंट स्कीम लाई, उसका नाम था एंटरप्रेन्योर, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हिंदी में इसका कौशल विकास एवं उद्यमता बोलते हैं, नई फैक्ट्री लगाना, नया बिजनेस स्टार्ट करना। अब गवर्नमेंट ने क्या है, इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या करें, कैसे उनको रोज़गार दें। ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम लगाई, जैसे स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, लोन देती है गवर्नमेंट, नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर लो। स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया के सामान इंडिया में बने, ऐसे नहीं कि बाहर से हम इम्पोर्ट करके लाएँ। तो ये बहुत सारी स्कीम आई हैं। ठीक, तो ये इसमें क्या है, ये स्कीम आई 2015 में, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके जो मोटिव्स क्या हैं, पहला मोटिव है इसका डेवलप स्किल। ठीक है, डेवलप स्किल, कौशल है उसका विकास करना। अब स्किल किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की स्किल हो गई, जैसे किसी को मूर्ति बनाने की कला आती है, किसी को कपड़े अच्छे बनाने आते हैं, किसी को हैंडीक्राफ्ट में, किसी को लकड़ी की अच्छी मूर्तियां बनाता है, डिजाइन बनाता है। ये डिफरेंट टाइप के स्किल हैं। कोई लोहे का काम अच्छा करता है, कोई पीतल के बर्तन है उन पे अच्छी कारीगरी करता है। तो ये सारी क्या है, स्किल्स हैं और स्किल हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इनको जो फॉर्मेट देना है, इनको जो स्किल डेवलपमेंट है उसका फॉर्मेट बनाना है, एक रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक, और दूसरा ये जो सारी स्कीम है वो इंडिया की स्कीम चल रही है उनके साथ मर्ज कर देना है। ठीक, मर्ज मतलब मिला देना, मर्ज ऑल स्किल विथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सारी जो योजनाएं उनको केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है स्किल की, उनको मिला देना है किसके साथ, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ, जो लोकल लेवल पे, गांव पे, तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे जो स्किल हैं। ठीक है, अब जैसे साउथ इंडिया में अलग स्किल हैं, वहाँ जैसे समुद्र के किनारे सीप मिलती हैं, वो उनकी डिजाइन करने वाले मिल जाएंगे। उड़ीसा में रेत पे, मिट्टी पे कलाकृति करने वाले कई कलाकार मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का अलग कल्चर है, वहाँ वुडन पेंटिंग या हैंडीक्राफ्ट्स मिलेगी। जम्मू कश्मीर है, वहाँ लकड़ी पे पेंटिंग करते, हैंडीक्राफ्ट का काम है वहाँ पर। तो डिफरेंट इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग तरह के काम है और ये सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे, इस स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के द्वारा। तो केंद्र सरकार की योजना है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर दे, पूरी पॉपुलेशन है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब देना किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं, वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके लिए क्या है, स्किल का डेवलपमेंट करें। ठीक है, और भी बहुत सारी स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने। देन पॉपुलेशन अर्बन और रूरल का कंपोजिशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन अर्बन और रूरल, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का, अर्बन और रूरल। अब इंडिया में क्या है, 32.8 इतनी पॉपुलेशन तो कहाँ रह रही है, अर्बन एरिया में, और बाकी कितनी बची है वो हो गई रूरल एरिया में। ठीक, तो ये होंगे दो और कितने हो गए, उससे कम होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, रूरल एरिया के अंदर। अब इंडिया के गांव में उनको देख लेते हैं। इंडिया में 6.40 लाख इतने लाख गांव हैं, जिनमें से केवल 5.97 लाख जो गांव हैं वही क्या हैं, बसे हुए हैं, रेवेन्यू वाले गांव हैं, जिनसे हमें इनकम होती है
या टैक्स देते हैं कि कृषि का थोड़ा बहुत टैक्स या बसे हुए हैं उनको मान सकते हैं। ये डाटा याद करने वाले नहीं है, ठीक है। कंपटीशन में पूछ लेते हैं इनको कि कितने गांव हैं, तो 6.40 लाख गांव हैं इंडिया में, ठीक। 12th क्लास में ना के बराबर चांस हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने के, फिर भी नॉलेज के लिए होने चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में, तो कितनी हो गई इंडिया में 32.8% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में, बाकी हो गए ग्रामीण एरिया में। अब इसमें भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है और कहीं पर कम है। जैसे कि गोवा में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है 50 से ज़्यादा, और महाराष्ट्र, ठीक है, रेशियो के बेसिस पे। ऐसे टोटल पॉपुलेशन तो यूपी में ज़्यादा है, अर्बन एरिया की भी, रूरल एरिया की भी, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन उसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो रेशियो है उसमें गोवा है, उसमें का सबसे ज़्यादा है। तो गोवा है फर्स्ट नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, गोवा, और दूसरे नंबर पे हो गया महाराष्ट्र, ठीक। ये हो गए दो। यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, तो सबसे ज़्यादातर हैं वो अर्बन में ही है यूटी। दिल्ली हो गया पूरा सिटी सा ही है, कुछ परसेंट एरिया उसके रूरल एरिया के अंदर आते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो या सबसे कम जो अर्बन रेशियो है वो है दमन, दादरा और नगर हवेली का, दादरा और नगर हवेली 53%, दादरा एंड नगर हवेली। यूटी है, यूटी में स्टेट में सबसे ज़्यादा जो रूरल एरिया है वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, पहाड़ी एरिया इसलिए हिमाचल प्रदेश। रेशियो में ऐसे टोटल पॉपुलेशन में तो यूपी आ रहा है सब दोनों चीज़ों में, क्योंकि उसकी टोटल पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि कितने परसेंट एरिया पे क्या है कितने परसेंट एरिया पर अर्बन एरिया और कितना परसेंट एरिया है वो रूरल एरिया है। इसमें 61.2 ये होगा 68.8 है और ये है 61.2%, ठीक। तो ये डाटा हमें ज़रूर याद रखने हैं दोनों, कितने परसेंट एरिया है। एग्जैक्ट याद नहीं होते हैं तो इतना 31 और ये है 68% रूरल एरिया। भी धीरे धीरे अर्बन एरिया बढ़ता जा रहा है, रूरल एरिया कम होता जा रहा है। लोग हैं एजुकेटेड हो गए, थोड़ा सा पैसा आ गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, शहरों में कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है पढ़ने के लिए गया, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, जॉब लग गई उसकी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, प्राइवेट जॉब कुछ ना कुछ करेगा वो, ठीक। कुछ लोग हैं गाँवों से वर्कर्स के रूप में जाते हैं, वर्कर्स के रूप में जाते जाते वहाँ पर कोई ना कोई अपना खुद का ठेकेदारी करने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेने लग जाते हैं छोटे छोटे घर बनाने का, आयरन का, और वहीं पर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। उनका फिर गाँव आने का मन नहीं करता, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है गाँवों में, इसलिए ज़्यादातर लोग हैं वो अर्बन एरिया में जा रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन है बच्चों की, गाँव में ये इंडिया में क्या है, कमी है इनकी, इसलिए लोग कहाँ पर जाते हैं, अर्बन एरिया में, ठीक। नेक्स्ट कंपोजिशन है, मैप में दिखा देता हूँ इनको। गोवा कहाँ है ये तो पता ही है, गोवा इधर आएगा, हिमाचल प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा वो एरिया है वो इधर हो गया, और कौन सा स्टेट, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, वो इधर आते हैं, गुजरात में है। गुजरात मतलब अलग यूटी है, लेकिन ऐसे स्टेट है वो गुजरात है उसके पास आते हैं। अब तो मर्ज कर दिए दोनों, दमनदीप और दादरा नगर हवेली सभी को मिला के एक ही बना दिया, ठीक। अब नेक्स्ट कंपोजिशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन है लैंग्वेज कंपोजिशन। लैंग्वेज कंपोजिशन, अब लैंग्वेज अंग्रेज हैं, उन्होंने 1903 से और 28 के बीच में, 93 से लेकर 28 के बीच में उन्होंने सर्वे करवाया इंडिया का। सेंसस तो करा दी थी उन्होंने, पहली बार कब हुई थी याद करो, 1872 में। रेगुलर कब हुई, 1881 में। सेंसस जनगणना लोगों की अंग्रेजों ने कराना स्टार्ट कर दिया। आज़ादी के बाद कब हुई, 1951 में। लास्ट कब हुई है, 2011 में, ठीक है। होनी कब थी, 2021 में। ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, रिविजन करते रहे इनका। तो लैंग्वेज कंपोजिशन लैंग्वेज के बेसिस पे है, वो डिवाइडेशन किया गया है। तो पहले तो देख लेते हैं, उन्होंने अंग्रेजों ने जब इंडिया का सर्वे किया तो उनको 177 तो लैंग्वेज मिली इंडिया में, ठीक है, भाषा। और डायलैक्ट्स, जो छोटी भाषा होती है जिनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, वो बोली जाती हैं केवल लोकल, जैसे बुंदेलखंडी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, ठीक है।
और कौन से छत्तीसगढ़ी हो गई, झारखंडी, मैथिली, संथाली, ये सब क्या हैं, डायलेक्ट्स हैं, बोलियाँ। और 544 इतनी उनको क्या मिली, डायलेक्ट्स, भाषाएं। प्रेजेंट टाइम में जब आज़ाद हुआ तो 22 भाषाएं उनको क्या है, शेड्यूल लैंग्वेज में डिक्लेयर कर दिया, शेड्यूल लैंग्वेज, अनुसूचित भाषाएं, कहा कि ये अनुसूचित भाषाएं हैं और इसमें सारे काम होते हैं। ठीक है, ये सिविक्स में पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में, लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की क्या है। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। ठीक है, 43% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, समझती है। उसके अलावा भी इंडिया के 60% एरिया है, वहाँ पर समझ लेते हैं हिंदी को, बोल नहीं सकते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, वहाँ मराठी है, गुजरात हो गया, गुजराती है, लेकिन फिर भी हिंदी को समझ लेते हैं। उड़ीसा हो गया, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है, वहाँ पर हिंदी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, केरल चले जाओ, तमिलनाडु, वहाँ थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, लोगों को समझ में नहीं आती है हिंदी। तो लैंग्वेज पॉलिसी हो गई। अब ये लैंग्वेज है, इनको क्या है, उसके बेसिस पे बांटा है, फैमिली के। ठीक, तो इंडिया में 4 तरह की फैमिली मिलती हैं। अभी एक तो फैमिली होती है जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी, लेकिन लैंग्वेज है उनको भी क्या है, फैमिली के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो उनका है, एक तो है फैमिली, फिर सब फैमिली, फिर उनका ग्रुप है, उनका क्लास है, ब्रांच, और फिर कौन कौन सा एरिया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ फैमिली, कौन से परिवार में है ये, तो 4 परिवार हैं इनके। एक हो गया इंडो आर्यन, ठीक है, आर्यों की भाषा थी, जो वैदिक सभ्यता इंडिया में आई थी सबसे पहले, उसकी सिंधु घाटी सभ्यता वाली तो भाषा पढ़ी नहीं गई है, इसलिए पता ही नहीं लग रहा वो कौन सी भाषा है, तो उसको द्रविडियन मानते हैं ज़्यादातर। लेकिन आर्यन, जिसमें हमारे वेद लिखे गए हैं, संस्कृत, ठीक है, सबसे पुरानी भाषा है। दूसरी भाषा आती है इसमें द्रविड़, साउथ इंडिया वाले स्टेट की, द्रविडियन। फिर आती है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक में जो मिडिल इंडिया के जो ट्राइबल्स एरिया हैं, मिडिल इंडिया के ट्राइबल्स एरिया हो गए, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे किसके अंदर आएंगे, ऑस्ट्रिक के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर जो मंगोलाइज जो फैमिली है, तिब्बतियन परिवार हैं, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक, तो इंडिया में ये 4 भाषा परिवार हैं। इसको चाइनीज, इसको करते हैं चाइनीज फैमिली ग्रुप। ठीक है, चाइनीज और म्यांमार है, उनको मिक्स करके इसको सिनो तिब्बतियन बोलते हैं एक तरह से। चाइनीज हो गया और ये हो गया एक तरह सिनो तिब्बतन, तिब्बत भी आता है और चाइना का परिवार, वो सारे मिलके ये 4, तो इंडिया में 4 परिवार मिलते हैं। एक इंडियन आर्यन, नॉर्थ इंडिया की जो सारी भाषाएं, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इनके डिटेल में पढ़ेंगे, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक और सिनो तिब्बतियन। एक एक के बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये तो इनके फैमिली हो गया, फिर सब फैमिली, फिर इनकी ग्रुप कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इंडो आर्यन की 3 ब्रांचें हैं। एक तो हो गई आर्यन इंडिया की, जिसमें संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। उसके बाद हो गई दर्दी क्या है, जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है, वहाँ पर बोली जाती है। और एक है पर्शियन, फारसी बोलते हैं, पर्शियन इंडिया में नहीं बोली जाती। पहले मुगलों के समय ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन अब कहाँ बोली जाती है, ईरान, इनका एक कंट्री है पर्सिया, वहाँ पर बोली जाती है, इसलिए पर्शियन। ये भी इंडो आर्यन फैमिली के, क्योंकि आर्यन मिक्स थे, मतलब मिडिल एशिया से आए, तो वो अपने पास जो फैमिली ग्रुप है वो एक ही जैसे थे। पर्शियन हो गया। दर्दी कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर के कुछ ये एरिया है, यहाँ पर पाकिस्तान कुछ एरिया है, वहाँ पर भी। आर्यन कहाँ, इसके फिर सब ग्रुप हैं। ठीक है, जिसमें आ गए पहले हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, नॉर्थ इंडिया की जो सारी, पंजाबी, ये सारी क्या है भाषा किसके अंदर आएंगी, बंगाली, या आर्यन परिवार के अंदर आती है। इंडिया का इंडो आर्यन 73% पॉपुलेशन ये भाषा बोलती है। कौन सी, इंडो आर्यन। 3 इसके ग्रुप हो गए या क्लास हो गई। ठीक, इनको द्रविडियन की भी 3 सब फैमिली तो कुछ नहीं है इसकी। द्रविडियन बोली जाती है इंडिया में 20% एरिया में, 20% एरिया में 20%, ये 73%। अब जो द्रविडियन है उसके 3 पार्ट हैं, साउथ द्रविडियन, मिडिल और नॉर्थ।
ठीक। दक्षिणी, मध्य और उत्तरी। तो साउथ में कौन कौन सी आएंगी? 3 भाषाएं आती हैं इसमें, कन्नड़, मलयालम और तमिल। कन्नड़ कर्नाटक की, मलयालम केरल की और तमिलनाडु की, इधर जो एरिया है ये साउथ में 3 लैंग्वेज आती हैं, और तमिलनाडु की, ठीक है। देन मिडिल, मिडिल के अंदर कौन सा आएंगे? इंडिया का जो मिडिल का पार्ट है, इसमें महाराष्ट्र का कुछ ऐसी आता है, मराठी नहीं आती है, लेकिन जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कर्नाटक का बॉर्डर है जहाँ पर वो मिक्स भाषा बोली जाती है, ठीक है, वो कन्नड़ी बोलते हैं, वो इसके अंदर आएंगी। थोड़ा चेंज होता है एरिया के हिसाब से। तो इसमें आ गया महाराष्ट्र का कुछ एरिया, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में आएंगे इसमें, आंध्र प्रदेश यहाँ से, उड़ीसा का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश, ये किस में आएंगे? मिडिल में। नॉर्थ, नॉर्थ में द्रविडियन। अब आप सोचोगे कि नॉर्थ में तो पूरे नॉर्थ में कौन सी हिंदी भाषा बोली जाती है, और वो भी किसी इंडो आर्यन परिवार के, फिर द्रविडियन कैसे हो गए? जो ट्राइबल्स एरिया हैं, जो जनजाति जो काफ़ी सालों से रह रही है, उनका मुख्य समाज है, उससे कोई मतलब बहुत कम संबंध है, कनेक्टिविटी है, उनकी खुद की अपनी भाषा होती है, भले वो लिखे नहीं जाते लेकिन बोली के रूप में आते हैं, वो इसके अंदर आते हैं नॉर्थ द्रविडियन के अंदर, ठीक है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है उसको द्रविडियन भाषा माना जाता है कि वो द्रविडियन परिवार से मिली जुली थी, जैसे हिंदी संस्कृत है उससे निकली है, ठीक है, और बाकी लैंग्वेज हैं वो भी इससे निकली है। तो नॉर्थ में आएंगे इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। जो ये एरिया है यहाँ पर, इस एरिया में कौन सी? इस एरिया में जो ट्राइबल एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, साउथ में केवल 3 भाषाएं, मलयालम केरल की, तमिल तमिलनाडु की और कन्नड़ कर्नाटक की। मिडिल में आएंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु बोली जाती है दोनों में, और उड़ीसा का कुछ ट्राइबल्स एरिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का और महाराष्ट्र का कुछ एरिया। नॉर्थ में राजस्थान का, गुजरात का, जहाँ ट्राइबल्स रहती हैं, भील, गोंड, ठीक है, संथाल, जो ये भाषा बोलते हैं ट्राइबल्स लोकल लेवल पे, वो इसके अंदर आती है द्रविडियन फैमिली के अंदर, क्योंकि वो बहुत पुराने समय से है। दो परिवार हो गए, एक इंडो आर्यन हो गया, एक हो गया द्रविडियन। अब है ऑस्ट्रिक, ठीक है। ऑस्ट्रिक परिवार है, इसको हिंदी में बोला जाता था, 2 को मिटा देता हूँ, द्रविडियन इधर ऊपर ही लिख देते हैं इनको, ऑस्ट्रिक, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया से मिली है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ की जो ट्राइब्स थी ऑस्ट्रेलिया की, वो और इंडिया की कुछ ट्राइब्स हैं, वो एक जैसी लैंग्वेज बोलती थी, इसके आधार पे इसका नाम हो गया इंडो ऑस्ट्रिक। इस भाषा को बोलते थे निषाद भाषा, ठीक है। रामायण में जैसे पढ़ते हैं ना, निषाद राजा थे, तो निषाद है उनकी भाषा मानी जाती है। मेनली ये ट्राइब्स हैं नॉर्थ इंडिया की, एक तो द्रविडियन हो गई, एक कुछ इनकी अलग ही भाषा थी, ये द्रविडियन से भी पुरानी मानी जाती है। तो इसके 2 पार्ट माने जाते हैं, एक तो हो गई नेशियन और एक आएंगे इसके अंदर जो ऑस्ट्रिक, इसमें इंडो ऑस्ट्रिक आएंगी, इंडो ऑस्ट्रिक। अब इसकी ब्रांच कौन कौन सी है? मुंडा और मान खमेर, इस पहले वाले की। मुंडा ये तो इंडिया में मिलती नहीं है, नेशियन, ठीक है। मुंडा ट्राइब से जो भाषा बोलते हैं मुंडा, और मान खमेर ये भाषा कहाँ बोली जाती है? झारखंड में ज़्यादातर, दोनों मुंडा और मान खमेर। झारखंड और ये नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स एरिया हैं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल उड़ीसा के जो ट्राइबल्स एरिया हैं वहाँ पर मुंडा और मान खमेर भाषा बोली जाती है। और इसके अलावा अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स हैं वो भी इस ऑस्ट्रिक परिवार से आती है। नेशियन फैमिली है वो इंडिया में नहीं मिलती है, ठीक। चौथी भाषा है सिनो तिब्बतियन, चाइनीज और तिब्बतियन। इसको बोलते थे किरात, हिंदी में पुराने समय में बोलते थे इसको किरात भाषा। इसके कई 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है वो तो हो गया ये जो चाइना से मिलता है, और एक हो गया सिनो म्यांमार वाला, ये म्यांमार का, ठीक है। एक तो हो गई नॉर्थ असम की, नॉर्थ असम, और एक हो गया असम म्यांमार। पहले असम ही था, बाद में ये स्टेट बने थे, असम म्यांमार। नॉर्थ असम या जो नॉर्थ एरिया है इसको
3 पार्ट हो गए, एक नॉर्थ असम हो गया, एक और है इसका एशियन। ये एरिया हो गया तिब्बतियन, ठीक है, सिनो तिब्बतन। जो तिब्बत वाला एरिया है, बॉर्डर लगता है, जैसे जम्मू कश्मीर का लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, यहाँ पर यह भाषा बोली जाती है पहले वर्ग की, तिब्बतियन। लोकल लैंग्वेज है, समझ में नहीं आती है। जो असम है, नॉर्थ असम की जो ये हो गया एरिया, अरुणाचल प्रदेश मेनली, वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है नॉर्थ असम में। और असमीज म्यांमार, जो ये एरिया हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इस जगह पर यह भाषा बोली जाएगी, ठीक। तो ये म्यांमार यही है जिसको बॉर्डर पे ये भाषा बोली जाती है। मैप से समझोगे तो क्लियरिटी होती जाएगी, ठीक है, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऑस्ट्रिक कहाँ बोली जाती है, तो ये परसेंट बता देता हूँ इनका कितना ऑस्ट्रिक है, वो कम बोली जाती है, ये बोली जाएगी 0.83 और ये 1.38%, इतने एरिया में बोली जाती है। मेनली इंडिया में 2 भाषा परिवार हैं, एक इंडो आर्यन और दूसरा हो गया द्रविडियन साउथ इंडिया में बोली जाती है, 20% लोग बोलते हैं। 73-74% लोग हैं वो कौन बोलते हैं, इंडो आर्यन, जिनमें हिंदी मेन है। उसके अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सारी इसके अंदर आएंगी, पंजाबी भी आएगी, ठीक है, कश्मीरी भी भाषा आएगी। अब उसके अलावा ट्राइबल्स एरिया में बोली जाती है, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिक भाषा, अंडमान निकोबार में। और उसके अलावा जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का ट्राइबल्स एरिया, वहाँ पर बोली जाती है। और एक हो गई सिनो तिब्बतियन, जो तिब्बत बॉर्डर पे बोली जाती है और नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, वो सिनो तिब्बतियन के अंडर आती है। 1.38% एरिया पे बोली जाती है, बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज का कंपोजिशन, ठीक है, लैंग्वेज कौन सी भाषा ज़्यादा बोलते हैं। अब हम पॉपुलेशन में पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, पहले ज़्यादा कहाँ मिल रही है, कम कहाँ मिल रही है, डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, घनत्व कहाँ कम है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ रहे हैं किसको, रूरल अर्बन कंपोजिशन, गांव कहाँ ज़्यादा हैं और शहर कहाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा रह रही है इंडिया की। देन उसके अलावा इसमें होगा लैंग्वेज के बेसिस पे किस तरह से हमें स्टडी करनी है, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है और कौन सी कम। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन कंपोजिशन। रिलीजन, धर्म के आधार पे, रिलीजन कंपोजिशन, धार्मिक संगठन, धार्मिक संरचना, ठीक। कैसे कैसे धर्म है वो, कितने लोग हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है, उसको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसे भले कोई मंदिर नहीं जाए, कोई मस्जिद नहीं जाए, कोई कहीं नहीं जाए, लेकिन उसके बेसिस पे उनको धर्म पे मान लिया, ठीक है। उसमें कोई धर्म नापने का कोई स्केल नहीं दिया। जब जनसंख्या की जो सेंसस करने गए तो लोगों से पूछा भाई किस धर्म को फॉलो करते हो, जिन्होंने बता दिया कि हम ये फॉलो करते हैं, उनके फादर या परिवार में उसी को बेस मान के स्टडी कर ली। अब ऐसा नहीं कोई 10 लोग लगा दिए उसके पीछे कि ये मंदिर जाता है नहीं जाता, मस्जिद जाता है नहीं जाता, गुरुद्वारा जा रहा है नहीं जा रहा, चर्च जा रहा है नहीं जा रहा, इंक्वायरी करो उनकी। ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में ये काम नहीं होता। एक जनरल स्टडी की गई है कि भाई कौन से धर्म को फॉलो करने वाले ज़्यादा हैं। ब्रिटिश पीरियड से ये हो रही थी। तो पहली है रिलीजन हिंदू, ठीक है, हिंदुइज्म। हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में। कुछ राज्यों उनको छोड़कर 70 से 90% मिलते हैं सारे राज्यों में। कुछ राज्यों उनको छोड़ दो, जैसे गोवा को छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनको छोड़ दो, जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, बाकी और केरल, इनको छोड़ के बाकी सारे इंडिया के जो बाकी स्टेट बचे, यूटी बचे, वहाँ 70-90% पॉपुलेशन हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली है। इंडिया में 79.8% पॉपुलेशन है, 80 से पहली बार कम गई है 2000, ठीक है, सेंसस हम 2011 के यूज कर रहे हैं, इतनी कम हिंदू हैं वो 79.8%। सबसे ज़्यादा इंडिया में हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं। देन दूसरे नंबर पे हो गए मुस्लिम। इंडिया में मुस्लिम सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में, केरल में, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में मिलेंगे सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल कुछ एरिया हैं, और नॉर्थ ईस्ट में असम में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है रेशियो के बेसिस पे देखें तो। फिर उसके बाद केरला का नंबर आता है। तो मुस्लिम है, उनकी पॉपुलेशन है वो है 14.2%, 14.2%। देन
तीसरा रिलीजन है वो है थर्ड नंबर पे क्रिश्चियन, ईसाई। ईसाई क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कितने हैं इंडिया में? 2.4 के आसपास हैं। ठीक, कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ ज़्यादा हैं, गोवा में काफ़ी ज़्यादा हैं और केरल में। ठीक है, हाईएस्ट इसमें पूछा नहीं गया है कि कहाँ सबसे ज़्यादा हैं। देखें तो नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड और मिजोरम, मेघालय, इनमें सबसे ज़्यादा इनका रेशियो होगा। ठीक, ट्राइबल एरिया थे, डेवलपमेंट हुए वहाँ पर, और उन्होंने जो लोकल रिलीजन था अपना, जो नागा रिलीजन है उसको फॉलो करते थे, वो छोड़कर क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर आ गए। ठीक, और चौथा रिलीजन हो गया सिख। सिख रिलीजन ये 1.9% के आसपास हैं, बाकी बच गए। कई ने एथिस्ट घोषित कर दिया कि हम किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। ठीक है, कई हैं उनके, उसके अलावा जो ट्राइबल्स रिलीजन है उनको मान लिया। बौद्ध और जैन हैं इंडिया में, उनको भी शामिल किया है। बौद्ध हैं वो आते हैं 0.8% के आसपास, और जैनिज्म आते हैं, जैनी 0.4% के आसपास। बहुत कम पॉपुलेशन है उनकी। बौद्ध मिलेंगे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, यूपी में भी मिल जाएंगे कुछ एरिया में, लद्दाख में मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वहाँ जाओ दलाई लामा रहते हैं। सिक्किम में भी हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। जैन कहाँ मिलेंगे? जैन मिलते हैं गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन या रेशियो ज़्यादा है। तो मेनली ये 4 इंडिया के बड़े धर्म हैं ये। ठीक, सारे धर्म बराबर होते हैं। ठीक, तो मुझे तो कोई धर्म है उसमें बुराई नज़र नहीं आती। मंदिर चले जाओ, प्रसाद ले लो। सिख के गुरुद्वारा में चले जाओ, कभी भी भूखे हो लंगर में खा के आ जाओ। ठीक है, किसी को नहीं रोकते हैं, कोई जाति नहीं पूछते हैं, कोई धर्म नहीं पूछते हैं, बस सर को ढकने के लिए कहते हैं। ठीक है, या तो अपना हिंकी लेके चले जाओ, नहीं तो उनके पास भी होते हैं वो, उसको बांध के पहुंच जाओ। रिलीजन की जो कुछ बेसिक हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक, मुस्लिम है, उस रिलीजन के अंदर ईद होती है। ठीक है, शाम को वो अपने दोस्तों उनको मिल बैठ के, कोई भी वो बैठ के फिर क्या करेंगे, वो रोज़ा है उसको तोड़ते हैं, सारे मिल के खाते हैं। तो सारे धर्म में क्रिश्चियन है। ठीक है, मॉडर्निटी बहुत ज़्यादा है इस रिलीजन के अंदर। तो हर धर्म की अपनी क्या है, अच्छाइयाँ हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। हाँ, एक जाति आधारित कंपोजिशन के बारे में इसमें नहीं पढ़ा है, क्योंकि जाति के आधार पर जो गणना होती थी अंग्रेजों ने करवाई थी। आज़ादी के बाद वो जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो ख़त्म कर दिया। अब कई पॉलिटिकल पार्टी कहती है नहीं करवाओ, जाति के आधार पर करवाओ, पता लग जाए कौन सी जाति के कितने वोटर हैं, फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चुनाव करवाएंगे। कई छोटी पार्टी कहती हैं। ठीक है, बड़ी पार्टी है, लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी है वो मना करती हैं, क्योंकि जाति के बेसिस पे फिर वोट होंगे तो फिर उनको नुकसान होता है। और बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे वोट होते हैं तो बड़ी पार्टियों को फायदा होता है, इसलिए वो इसका जाति आधारित जनगणना का विरोध करते हैं। लास्ट कंपोजिशन है इसमें वर्किंग जो ग्रुप है उसका कंपोजिशन। ठीक है, श्रमजीवी जनसंख्या जो काम करती है, काम मतलब लेबर वाले, श्रमजीवी जनसंख्या, श्रमजीवी जनसंख्या। अब श्रमजीवी क्या होते हैं? श्रम और जीवी, जो वर्कर्स वर्क करके अपना पेट पालते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बोलते हैं श्रमजीवी। तो बोलेंगे वर्कर्स पॉपुलेशन। कहाँ वर्कर्स ज़्यादा हैं, और वर्कर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले तो 4 प्रकार होते हैं उनके। एक तो हो गए फार्मर्स, ठीक है, खेतों में काम कर रहे हैं, वो भी वर्कर्स हो गए। फिर हो गए जो एग्रीकल्चर वर्कर्स, जिनके पास खुद की खेत नहीं होते, दूसरों के खेत हैं, उनमें क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स या लेबर। और थर्ड हो गए अदर्स हो गए, और चौथे हो गए हाउस होल्ड, जो घरों में काम करते हैं, कोई पोंछा लगा रहा है, ठीक है, अदर्स वर्कर्स। और ये हो गए ये हाउस होल्ड वर्कर्स। हाउस होल्ड होते हैं किसी का, कोई घर रसोईया है, खाना बना रहा है, कोई झाड़ू पोंछे करने वाले आते हैं, ठीक है, कई लेडीज आती है, कपड़े धोने आते हैं, तो उनको इसके अंदर शामिल किया है। फार्मर हैं, वो भी खुद अपने अंदर इनको वर्कर ग्रुप में के अंदर रख लिया। एग्रीकल्चर वर्कर, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स और अदर्स। ठीक है, इनको लिख देता हूँ मैं, कृषक मजदूर और
और अदर्स अन्य हाउस होल्ड घरेलू मजदूर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के गवर्नमेंट है, उसके बेसिस पे हमने वर्कर्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अलग अलग है। इंडिया की ऑक्यूपेशनल जो एवरेज है वो है 39.8%। इतनी जो जनसंख्या है 39.8, भारत में कामगार जनसंख्या है, इस डाटा को याद रख लो। ठीक है, कामगार मतलब काम करने वाली, वर्किंग पॉपुलेशन है इतनी। वर्किंग पॉपुलेशन कितनी? 39.8%। रीजन क्या है? मतलब 39.8 का मतलब 40%, 60% लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, जिनमें 25% के आसपास तो बच्चे हो गए, 15 साल से नीचे उनको, 14 साल से नीचे उनको काम नहीं करा सकते हैं, 15 का होता है तभी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर बुजुर्ग हो गए 60 से ऊपर के, गवर्नमेंट उनको काम करने में शामिल नहीं करती है, भले वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको वर्किंग ग्रुप के अंदर कैलकुलेट ही नहीं करती है। तो 8% पॉपुलेशन उनकी ये है, तो 33% तो इतनी हो जाती है, और बाकी जो और दूसरे काम में लगे हुए हैं वो सब मिलके इसके अंदर आ जाएंगे। तो इंडिया की जो ऑक्यूपेशनल जनसंख्या काम करने वाली है वो है 39.8%। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम। तो गोवा के लोग हैं वो सबसे कम काम करते हैं, टूरिस्ट प्लेस एरिया है वो, टूरिस्ट आते हैं तो वर्कर्स वहाँ पर बहुत कम है। सबसे ज़्यादा वर्कर्स कहाँ हैं? नागालैंड में। यूटी की बात करें तो यूटी है दमनदीप में। ठीक है, अब समझ लेते हैं पहले तो इसको। ये तो ग्रुप बना दिए, ग्रुप बनाने के अलावा गवर्नमेंट ने किसको माना है कि जो वर्किंग ग्रुप में किसको कैलकुलेट करेंगे? ऐसे जो 183 डेज काम करता है, साल के 6 महीने जो काम करेगा उसको श्रमजीवी जनसंख्या में शामिल किया है, वर्किंग क्लास के अंदर रखा है, उसके अलावा उनको निकाल दिया। अब कोई 5 महीने कर रहा है नहीं कैलकुलेट किया, 6 महीने से ज़्यादा कर रहा है तब भी वो इतने में माना जाएगा। ठीक है, 2 महीने कर रहा है नहीं माना जाएगा, 6 महीने कर रहा है तो इसमें शामिल हो जाएगा। तो 39.8 इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन है जो काम करती है। गोवा में सबसे कम लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं? नागालैंड में करते हैं। यूटी की बात करें तो दमनदीप में। ठीक है, गोवा में कितने हो गए? ये 39.8 है, गोवा में करते हैं 39.2। इनको याद करने की जरूरत नहीं है डाटा को, एक ही ये डाटा है, इसको याद कर लो। कौन सा स्टेट है ये याद कर लो, गोवा में सबसे कम काम करने वाले। ठीक, अब उन्होंने क्या है, अपने घर बना दिए, होटल खोल ली, ठीक है, दुकान खोल ली और उसमें चल रहे हैं, तो वो वर्किंग क्लास के अंदर नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा है नागालैंड में, काम करने वाले ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट कम है इसलिए सारे लोग खेती करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, काम करते ही रहते हैं। दमनदीप यूटी में, दमनदीप और दीव 49.8%, इसका 10% ज़्यादा। ये यूटी की बात करें तो इसमें स्टेट को मिलाएं तो सबसे कम कहाँ कर रहे हैं? गोवा में, सबसे ज़्यादा नागालैंड में। अब इसमें भी वेरिएशन अलग अलग है। ठीक है, जैसे किसान है, किसान सबसे ज़्यादा, पहला ग्रुप था फार्मर्स का। फार्मर्स जो वर्कर हैं, काम करने वाला रेशियो, जनसंख्या नहीं, टोटल जनसंख्या में तो यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश, लेकिन फार्मर्स है उनका रेशियो सबसे ज़्यादा, एक तो हिमाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर पर नागालैंड में। काम खेती, क्योंकि खेती होती है वहाँ, पहाड़ी एरिया है, तो सारे लोग हैं जो कुछ तो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट बिजनेस, बाकी जनसंख्या जो गाँव में रह रही है वो खेती करती है। ठीक है, इंडिया में जो पशु रखते हैं उसको भी एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। विदेशों में क्या है, जो ये जानवरों को पालना, ठीक है, पास्चरिंग, ये अलग तरह से की जाती है और एग्रीकल्चर अलग की जाएगी, लेकिन इंडिया मिक्स तरह से की जाती है, मिक्स एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो फार्मर्स हैं कहाँ हैं? हिमाचल में और नागालैंड में सबसे ज़्यादा हैं। और जो किसान मजदूर हैं, ठीक है, जो मजदूर सबसे ज़्यादा हैं वो मिलेंगे आपको झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जिन स्टेट्स में ज़्यादातर गरीबी ज़्यादा है वहाँ राज्यों में मजदूर हैं, वर्कर्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। अब आप देख लो, ज़्यादातर इंडिया में कहीं भी चले जाओ जो काम करने वाले हैं वहाँ बिहार के बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, गरीबी बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो इसका सबसे बड़ा ये रीज़न है। अब इसके अलावा सिक्किम हो गए, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वहाँ पर भी क्या मिलेंगे? वहाँ पर भी ये वर्कर्स हैं, उनका रेशियो ज़्यादा मिलेगा। जहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, गुजरात, वहाँ पर वर्कर है, उनकी रेशियो बहुत कम है, बहुत कम वर्कर मिलेंगे। वहाँ सप्लाई कहाँ से की जाती है? बिहार से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, ठीक है, मध्य प्रदेश कुछ एशिया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट से लोग हैं वो काम करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, वो वहीं अपने खेतों में या अपनी जगह ही कोई ना कोई काम करते रहेंगे। ठीक है, वो कल्चर
या लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो उसी रीजन में रहना पसंद करते हैं। तो इन एरिया में, ठीक है, इन एरियाओं में क्या है, वर्कर से उनका रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। अब एक रिपोर्ट आई यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है क्या एक रिपोर्ट निकाली कि इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब एक कंपोजिशन और रह गया एक, उसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है, मेल और फीमेल का कंपोजिशन सारे तो पढ़ लिया हमने जनसंख्या का, मेल फीमेल का रेशियो रह गया। तो इंडिया में 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, 933, 2011 के डाटा के अनुसार, मतलब 1000 पे ही 77 जो मेल है वो कम है। इसका मतलब 77 लड़कों की शादी होती नहीं है, लड़कियां कम है, ठीक है। कम क्यों है, उसके डिफरेंट रीजन है, मार देते हैं उनको, फीमेल फोर्टिसाइड, ऐसे नहीं गला दबा के मार दें, ठीक है, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा उनका क्या है, बर्थ ही नहीं होने दिया जाता है। तो ये यूएनडीपी ने एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एक लिस्ट बनाई और एक इंडेक्स आया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीआई बोला उसको, लैंगिक आधार पे, ठीक है, मेल और फीमेल पे कितना है। तो इंडिया है 177 कंट्री हैं इसमें शामिल किए गए, 177 देश, उसमें इंडिया की रैंक है वो बहुत कम है, कितनी, 96। अब इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनसे कंपेरिजन करते हैं तो श्रीलंका की बेहतर कंडीशन है, चाइना की उससे इंडिया से बेहतर कंडीशन है, ठीक है, लेकिन इंडिया के पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनसे इंडिया की थोड़ी सी बेहतर कंडीशन है इसमें। जेंडर जो इंडेक्स है, ठीक, जेंडर इंडेक्स कौन सा हो गया कि मेल और फीमेल में किस तरह से पॉलिटिकल और सोशल उनको इक्वलिटी कितनी ज़्यादा दी गई है। गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए कई स्कीम लाई है, एक फेमस स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ हरियाणा से स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा के जो पानीपत है वहाँ से स्टार्ट की थी, क्योंकि हरियाणा में इंडिया का सबसे कम जेंडर रेशियो है, लड़कियाँ उनका जो रेशियो है सबसे कम हरियाणा के अंदर, दूसरे नंबर पंजाब, तीसरे नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर का, ठीक। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटियां पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इतने प्रयास कर रही है और बेटियां क्या कर रही हैं, बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बना रही है, ठीक है। तो ये स्कीम आई, जेंडर इनइक्वलिटी है उसके बारे में बता रहे हैं। 177 कंट्रीज है, उनमें कितनी हो गई, 96। उस 96 के बाद 96 हो गया, अब मिनिस्ट्री है उनको शामिल किया गया कि कितने मिनिस्टर हैं इंडिया में और कितने मिनिस्टर हैं वो दूसरे फॉरेन कंट्री इंडिया के पड़ोसी देश। तो इंडिया में केवल मिनिस्टर बनते हैं वो 3.4% ही इंडिया में मंत्री हैं, कौन, महिलाएं, फीमेल गिने चुने हैं। प्रेजेंट टाइम की कैबिनेट देख लो, इसमें इंडिया अपने पड़ोसी देश हैं उनसे बहुत नीचे है। श्रीलंका की अच्छी हालत है, चाइना की अच्छी हालत है, भले वहाँ डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर, फिर भी वहाँ फीमेल है, उनको मिनिस्ट्री के अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल किया गया। इंडिया से ज़्यादा रेशियो है, 10% के आसपास है। पाकिस्तान का बेहतर परफॉर्मेंस है, इंडिया में 3.4 है पाकिस्तान, वहाँ 5.6 इंडिया से बेहतर। बांग्लादेश और ज़्यादा है, 7% के आसपास, नेपाल में 9% के आसपास है। तो ये जेंडर इनइक्वलिटी को दिखाता है। भले हम इंडिया में कितनी भी बात करें, ठीक है, ऐसे हम क्या है बहुत ज़्यादा नवरात्र आएंगे, कन्या उनको पूजेंगे, ठीक है, जो लड़कियां उनकी पूजा की जाती है, लेकिन जनसंख्या रेशियो बहुत कम है, 1000 पे 933 है। तो धर्म के अनुसार उनको लक्ष्मी बोला गया है, जाने क्या क्या उनको चढ़ा चढ़ा के इतनी बड़ी बड़ी उपाधि दे दी, लेकिन रियलिटी में उनके लिए बहुत कम अधिकार हैं, संख्या बहुत कम है सबसे बड़ी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बहुत कम है, एमपी बहुत कम है, एमएलए बहुत कम है, केवल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनमें रिजर्वेशन कर दिया 33%, बाकी जगह कहीं रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जेंडर इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके कंपोजिशन को दिखा रहा है कि हमारी जेंडर इनइक्वलिटी में बहुत ज़्यादा क्या है हालत है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक। एक और टॉपिक रह गया इसमें, रिलीजन इन लैंडस्केप, रिलीजन एंड लैंडस्केप, धर्म और भूदृश्य, धर्म और भूदृश्य। भूदृश्य मतलब दिखाई कैसे देता है, लैंडस्केप जो
मैदान, पहाड़, समुद्र किनारे, इनको बोलते हैं लैंडस्केप। रिलीजन हमने पढ़ ही चुके हैं, रिलीजन डिफरेंट टाइप के रिलीजन है। अब हमारी धरती है, वो तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ठीक है। धरती कहती है कि ये धर्म अपना लो, कुछ नहीं। पेड़ कहते हैं कुछ नहीं कहते। लेकिन हमने वो प्रकृति है, नेचर है या लैंड फॉर्म है, उस लैंड फॉर्म है उसको क्या कर दिया, रिलीजन के बेसिस पे हम देख के बता सकते हैं कि ये एरिया है यहाँ कौन सा रिलीजन है वो डोमिनेट है, मतलब इस धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी जगह हम जो एरोप्लेन है उससे सर्वे करें, हेलीकॉप्टर से, ठीक है, सैटेलाइट के द्वारा सर्वे करें, तो जहाँ यदि मस्जिद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अब मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। या उसके अलावा चले जाओ कहीं चर्च ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस, तो इसका मतलब वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा हैं। कहीं पर गुरुद्वारे ज़्यादा हैं, इसका मतलब वहाँ सिख ज़्यादा हैं। जैसे पंजाब में जाओगे तो हर जगह थोड़ा थोड़ा दूर जाकर गुरुद्वारे दिखाई देने लग जाएंगे। बाकी और भी दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा हैं सिख, ठीक है, और भी कई जगह गुरुद्वारे मिल जाएंगे, बड़े बड़े शहर हैं। लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा है सिख हैं, उनका रेशियो 60% के आसपास है। तो ये हो गया लैंडस्केप। हिंदू धर्म, मंदिर मिल गए, ठीक है, या मंदिर दिखाई दे रहे हैं। पीपल के पेड़ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पीपल पेड़ पे धागे बांधे हुए हैं, चारों लपेट दे। बरगद का पेड़ है, उस पर जो कलाया धागा होता है, ठीक है, केसरिया कलर का, वो लपेटा हुआ है। पीपल की पूजा की जा रही है। तुलसी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, इसका मतलब उनको पूजते हैं हम। गाय ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है। अब गाय क्या है इंडिया में कुछ तो गौशालाओं में मिलेंगी, कुछ ऐसे ही बाज़ारों में घूमती रहती हैं। तो क्योंकि गाय हैं उनको कुछ कह नहीं सकते, माता का दर्जा दिया है हिंदू धर्म में उसको, तो गाय ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो हिंदू एरिया ज़्यादा है, मंदिर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये जो लैंड फॉर्म है हमारी, धरातल है, धरातल पे हम उन चिन्हों को, धर्म के जो साइन हैं, सिंबल हैं, उनको देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ इस धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं। या फिर जो धार्मिक लाउड स्पीकर बज रहा है, ठीक है, नमाज पढ़ रही है सुबह, पता लगा लेंगे कि मुस्लिम ज़्यादा रह रहे हैं। मंदिर है, उसकी घंटी बज रही है सुबह, मंदिर ज़्यादा रही है। गुरुद्वारे में गुरुवाणी वो है, वो पढ़ी जा रही है, इसका मतलब वो है। क्रिश्चियन के भी रिलीजन उनके वो होते होंगे, ठीक है, प्रेयर होती होंगी, वो गा रहे हैं सुबह। तो ये सारे लैंडस्केप हैं, वो नेचर है, उसको रिलीजन के बेसिस पे भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ किस रिलीजन को मानने वाले ज़्यादा हैं। तो यही था इस चैप्टर का। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।